Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the third part of chapter number 2, from trade to territory. The company establishes power. Let's begin. In the previous class we have studied about the setup of first factory of East India Company as at the bank of the river Hooghly. ठीक है, 1651 in 1651. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, फर्स्ट फैक्ट्री एट द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. और क्या क्या हुआ था? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हो चुका था. इन बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड का क्या मतलब होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका ट्रेड जो है एक्सपेंड करता जा रहा था, यानी ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, बहुत इंक्रीज हो गया था. कंपनी गॉट जमींदारी राइट्स ऑफ 3 विलेजेस इन द 1698. ये हमने पढ़ा था कि कंपनी को जमींदारी राइट्स मिल गए थे. एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग फोर्ट अराउंड फैक्ट्री. तो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है उसके चारों तरफ किला बनाना स्टार्ट कर दिया था. ग्रांट ऑफ फरमान और राइट टू ट्रेड फ्री बाय औरंगजेब. उन्हें फरमान मिल गया था, यानी कि राइट टू ट्रेड फ्री बाय द औरंगजेब. औरंगजेब द्वारा उन्हें फरमान मिल चुका था जिससे वो फ्री में ट्रेड कर सकते थे इंडिया के अंदर. इन 1717 मुगल एम्परर फारूक शियार ग्रांटेड सेवरल ट्रेडिंग प्रिविलेजेस. 1717 में औरंगजेब के बाद जब एक राजा मुगल के जो नए शासक होते हैं उनका नाम था फारूक शियार, उनको वो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दे देते हैं, यानी ट्रेड करने के कुछ विशेष अधिकार और भी बहुत सारे विशेष अधिकार दे देते हैं कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है, ताकि उनका जो व्यापार है और भी अच्छा ग्रो कर सके इंडिया में. 1717 तक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये लास्ट टाइम मैंने तुम्हें समझाया था कि क्या हुआ था. जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो जो नवाब होते हैं, जो सूबेदार थे, यानी कि जिनको कुछ टेरिटरीज मिली थी औरंगजेब के अंडर, वो अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं उन बंगाल के उन एरियाज़ पे. और उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बहुत सारे मतभेद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी होती है, यानी कि फर्स्ट बैटल होती है. उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला. तो लास्ट टाइम हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, 1717 तक बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम बात कर चुके थे. Today we are going to cover the after the battle of Plassey 1757. तो हम बात करेंगे आज 1757 से लेके अराउंड 1800 तक के टाइम की. ठीक है, लेट्स बिगिन. आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757. अच्छा, लड़ाई हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई. उनके जो लीडर थे, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था, वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे. ठीक है, तो उसके बाद जब ये बैटल वो जीत जाते हैं, बंगाल वाली बैटल ऑफ प्लासी 1757 की, उसके बाद क्या क्या होता है हम उन सारे इवेंट्स को देखते हैं. आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब. तो असैसिनेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है? असैसिनेट करना का मतलब होता है मतलब मार दिया. ठीक है, या तो सिराजुद्दौला को की डिफ़ीट होती है और उसे मार दिया जाता है. और जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किसकी वजह से सिराजुद्दौला हारा था, तो वो हारा था मीर जाफ़र की वजह से. तो मीर जाफ़र को क्या बना दिया जाता है? मेड द नवाब. जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हमारी हेल्प करते हो बैटल ऑफ प्लासी में तो हम तुम्हें क्या बना देंगे? नवाब. तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है और वो 3 साल रूल करता है बिटवीन 1757 टू 1760. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1757 टू 1760, तो कौन थे? मीर जाफ़र. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. ठीक है, तो ये जब ये बैटल जीत जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्हें ये मतलब एक तरीके से उनकी वो पावर शो कर रहे हैं कि इंडिया में उनके वो बहुत पावरफुल है. उन्होंने एक
नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया, तो क्या उन्हें खुद अपने आप सत्ता में नहीं आ जाना चाहिए था? ठीक है, लेकिन अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो केवल और केवल ट्रेड के ऊपर ध्यान दे रही होती है, उन्हें अभी कोई शासन का लालच नहीं होता है। ठीक है, और वो अभी तक चाहते नहीं है कि हम सरकार में आए या पॉलिटिकली हम नवाब बन जाएं खुद। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं, और जो भी उन्हें ट्रेडिंग प्रिविलेजेस चाहिए थे, जो भी ट्रेडिंग के लिए उन्हें फ्री पासेस चाहिए थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहिए थे, वो सारे वो अपने नवाब से ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अब राजा किसने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तो बनाया था। तो इसलिए बस वो अभी भी यही चाह रहे थे कि हम पीछे से काम करें, जो भी हमारा काम हो वो बस निकल जाए आराम से, जो भी नवाब हो वो हमारी बात सुने। तो इसलिए दे आर अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी तक वो राजा बनना नहीं चाह रहे थे, राज्य नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनाया, तुम्हें ये नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। Why company was unwilling to take over the responsibility of administration? ये नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, एंड इसके रीजंस हैं दो। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिया में क्यों आई थी कंपनी? टू एक्सपेंशन ऑफ, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड, फॉर द ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से क्या करेगी, ट्रेड करेगी। तो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव अब क्या हो गया था, क्योंकि ट्रेड तो वो करना स्टार्ट कर चुके थे, अब वो अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को इंक्रीज करना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट through the help of the local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be take over directly। तो उनका ये मानना था कि अगर हमें कोई लड़ाई झगड़ा करके कोई लड़ाई ना करनी पड़े, और जो लोकल रूलर्स हैं, जो नवाब हैं बंगाल के, वो खुद ही हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस दे दें, तो हमें यहाँ पर रूल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरे राज्य को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण से वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आना चाह रहे। ठीक है, सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज रेदर डिफ़िकल्ट। तो जैसे जैसे आगे कहानी चलती है, उन्हें ये बात समझ में आती है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ऐसे काम चलाना कि जो लोकल रूलर्स हैं, जो नवाब बन रहे हैं बंगाल के, वो हमें सारी चीज़ें दे दें, ये आसान नहीं है। क्योंकि जो भी नया नवाब बनता था वो अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे कोई भी प्रिविलेज नहीं देना चाह रहा था वो। फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। तो क्योंकि जो पपेट रूलर्स भी हुआ करते थे, जो कठपुतली की तरह से के तरीके से काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, वो लोग भी कंपनी को उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहे थे जिस तरीके से कंपनी चाह रही थी। ठीक है, आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। ठीक है, और क्यों नहीं वो उस तरीके से काम करती थी, क्योंकि कंपनी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती थी और उन डिमांड्स को वो फुलफ़िल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें एक अपने लोगों में, जो जैसे बंगाल में कोई राजा है, कोई नवाब है, तो जो उसके लोग हैं, जो उसकी सत्ता के लोग हैं, जो उसके राज्य में लोग हैं, उनके सामने एक डिग्निटी, एक कि मैं एक बहुत अच्छा राजा हूँ, ये दिखा के रखना था उन्हें। ठीक है, और अपना हमारा एक अलग राज्य है, हम अभी किसी के अंडर नहीं आए हैं, ये भी उन्हें शो करना था अपने लोगों को। तो इस वजह से वो लोग अभी जो बहुत सारी मांगे नहीं माना करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, बहुत सारी मांगे जो है वो मना कर दिया करते थे। इस कारण से अब कंपनी जो है वो ये सोच रही थी कि अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है तुम्हें यहाँ पर, होमवर्क का क्वेश्चन है, वू बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो अभी मैंने बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन नवाब बने थे, मीर जाफ़र बने थे। ठीक है, तो आंसर है आपका यहाँ पर, मीर जाफ़र बिकेम द नवाब। व्हाट कंपनी डू,
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने क्या क्या काम किया। When the Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने उसे डिपोज कर दिया, उसको हटा दिया, एंड इंस्टॉल्ड द मीर कासिम इन हिज प्लेस, और किसको नवाब बना दिया बंगाल का? मीर कासिम को। तो नवाब जो मीर कासिम है उसने रूल किया 1760 से लेके 1763 तक। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, इसको समझने से पहले उस थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लो मीर कासिम का। देखो, कंपनी क्या चाहती थी कि एक पपेट नवाब बने। पपेट मतलब एक ऐसा कठपुतली जो कि उसकी सारी बातें माने, जो वो डिमांड वो करें, वो सारी डिमांड को वो पूरा कर सके। तो मीर जाफ़र था वो फेल हो रहा था, वो कोई भी डिमांड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मान नहीं रहा था, उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से अब नया नवाब किसको बना दिया जाता है? मीर कासिम को बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फोटोग्राफ दी हुई है मैंने, ये मीर कासिम थे। ठीक है, तो जब मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम थे सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र, यानी कि उसके दामाद, मीर जाफ़र जो के दामाद थे। ठीक है, मीर कासिम ने जैसे ही वो नवाब बनते हैं वो जमींदारी राइट्स दे देते हैं 3 और गांवों के, यानी कि बुर्दुआन, मिंदापुर और चिटगांव। इन 3 जगहों के और जमींदारी राइट्स किसको मिल जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कंपनी को वो प्रॉमिस करते हैं कि वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे साउथ में एक्सपेडिशन करने के लिए, यानी साउथ में वो अपना अगर राज्य बढ़ाना चाहते हैं तो वो उसमें हेल्प करेंगे उनकी। और बहुत सारे चेंजेस करते हैं मीर कासिम, जैसे कि मीर कासिम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल को मुर्शिदाबाद से लेके मोहनग्यार तक। ठीक है, ताकि वो कंपनी के पॉलिसीज़ में इंटरफेयर ना करें, कंपनी अलग काम करे, वो अलग काम करें। ठीक है, और बहुत सारे जैसे वो ही मेड एफर्ट्स टू ट्रेन हिज आर्मी इन द मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक, वो अपनी जो आर्मी है उसको बहुत डेवलप करना चाहते होते हैं, तो वो अपनी आर्मी को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, ही आल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंपनी इन बंगाल, जो इंटरनल ट्रेड है उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, कि वो क्या करते हैं, वो जो इंटरनल ड्यूटीज़ हैं, जो ड्यूटी फ्री हैं सबकी, वो इंडियंस की भी ड्यूटी फ्री कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और वो दोनों एक साथ फ्री में ट्रेड करते हैं। इंटरनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब ये सारे स्टेप्स मीर कासिम लेते हैं, इससे जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी वो घबरा जाती है, और वो एक तरीके से छोटी सी वॉर होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि मीर कासिम को हटाने की प्लानिंग करते हैं और मीर कासिम को हटा देते हैं। तो मीर कासिम क्या करते हैं, वो अवध की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पर 2 और राजा होते थे उस टाइम पर, एक तो थे सौजादुल्ला और दूसरे थे नवाब ऑफ अवध। ठीक है, सौजादुल्ला और नवाब ऑफ अवध थे, और एक थे शाह आलम 2, जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर हुआ करते थे। उनके साथ मिलकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बैटल है, जो ये लड़ाई लड़ते हैं ये 3 राजा, कौन कौन? मीर कासिम, सौजादुल्ला जो कि नवाब थे अवध के, और शाह आलम 2 जो कि उस टाइम मुगल एम्परर थे। ये तीनों किस पे लड़ाई करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक बैटल करते हैं, जिस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम। ठीक है, मेनली कौन थे? ये 2 थे। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। क्यों होती है? रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी होती है। ठीक है, तो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है, बहुत ही मॉडर्नाइज्ड आर्मी होती है। इसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ये वाली बैटल भी जीत जाते हैं। तो याद रखना, इसमें कौन जीतता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। तो व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल फॉट एट बक्सर। 1764 में जो ये बैटल होती है इसमें वो हार जाते हैं और उन्हें बंगाल से बाहर भगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वापस से मीर जाफ़र को रीइंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी कि अब क्योंकि कोई नवाब तो है नहीं, तो नवाब
किसको बनाया जाता है उस टाइम पे फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र उन्हें बहुत सारे ऑफ़र देता है कि वो उन्हें बहुत सारे पैसे देगा, फाइनेंशियली हेल्प करेगा, और जैसे उसने पहले किया था वो वैसे नहीं करेगा, तो वो वापस से उसे क्या करते हैं, नवाब बना देते हैं। किसको? मीर जाफ़र को। याद रखने लेना, पहले सिराजुद्दौला 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, उसमें वो हार जाते हैं, उसके बाद मीर जाफ़र बन जाते हैं 3 सालों के लिए, 1757 से लेके 1760 तक। उसके बाद मीर कासिम को बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल, 1763 तक वो रहते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर ये होती है 1764 में, और उनके बाद फिर किसको बना दिया जाता है, मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। ठीक है, 2 साल के लिए वो राज करते हैं उस टाइम पर, और वो प्रॉमिस करते हैं मीर जाफ़र कि वो कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देंगे। तो इसी प्रॉमिस के ऊपर मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया जाता है। तो वाई डिड कंपनी हैड चेंज देयर मूड एंड बिकम नवाब देमसेल्फ? तो देखो 1765 1764 तक आते आते कंपनी, क्योंकि 2 बैटल्स लड़ चुकी थी, अब उनका ये मूड था कि अब वो खुद नवाब बनना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखो पहला रीजंस दिए हुए हैं मैंने, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। वाई डिड कंपनी हैड चेंज देयर मूड एंड बिकम नवाब देमसेल्फ? क्यों कंपनी का मूड बदल गया और वो खुद क्यों नवाब बने? रीजन नंबर 1, द नवाब हैड टू पे 5 lakh रुपीज़ एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स। ठीक है, कंपनी को क्या था कि 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए थे। ठीक है, जो कि नवाब जो थे वो 5 लाख रुपए पर मंथ दे रहे थे, लेकिन कंपनी को और भी पैसे चाहिए थे। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और यानी अपनी ट्रेड को फैलाने के लिए और भी जो अदर खर्चे उनके लिए उसे 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए चाहिए थे, तो वो और डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो रूलर्स थे, जो नवाब हुआ करते थे, वो इन डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एंड दे वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। तो सेकंड पॉइंट क्या है, दे वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। वो उन्हें और भी ज़्यादा टेरिटरीज, मतलब जैसे कि पहले मैंने बताया था कि पहले उन्हें 3 गांव मिले जमींदारी राइट्स के लिए, अब जब मीर कासिम बने थे तो उन्होंने और 3 गांव दे दिया उन्हें। ठीक है, लेकिन वो उनसे भी खुश नहीं थी, वो और चाह रहे थे कि और भी बड़ा एरिया उन्हें मिले, ताकि वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, टैक्स कलेक्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765, जब मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, और जो कंपनी का मूड है वो चेंज हो जाता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, और वो जो ये पपेट नवाब्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो तभी उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव, तो वो उस टाइम पे एक लाइन बोलते हैं कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवर सेल्फ। तो हमें अब क्या कर लेना चाहिए, हमें नवाब खुद बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हें। वू फॉट द बैटल ऑफ बक्सर, तो 1764 में कौन बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम, इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, वोम डिड द कंपनी इंस्टॉल इन प्लेस ऑफ मीर जाफ़र? मीर जाफ़र की जगह किसको बनाया जाता है? तो मीर कासिम को बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी का रूल में आने का। ठीक है, कंपनी जो है अभी तक रूल नहीं कर रही थी, ना खुद नवाब बनना चाह रही थी, लेकिन अब वो 1765 के बाद खुद नवाब बनने की प्रोसेस में आ जाते हैं। किस तरीके से वो नवाब बनते हैं हम उसको समझते हैं। कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, तो कंपनी को पहले बना दिया जाता है दीवान। ठीक है, हाउ डिड द एग्जम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो अभी हम बात करेंगे कि जब कंपनी दीवान यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया जाता है और उनके पास कौन से राइट्स आ जाते हैं? दीवानी राइट्स। ठीक है, अच्छा ये जमींदारी राइट्स, दीवानी राइट्स, ये सब एक जैसा है। ठीक है, ये इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, इसका मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना। तो दीवानी, जब ये दीवान बने ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को? फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन नोट कर लेना है तुम्हें, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो 1765 में जो मुगल एम्परर थे
वो कंपनी को क्या बना देते हैं, दीवान बना देते हैं बंगाल का, ठीक है, एक तरीके से नवाब ही बना देते हैं, बस पोस्ट अलग नाम से लिखी गई है। तो क्या बना देते हैं, दीवान ऑफ द बंगाल। तो दीवानी अलाउड, दीवानी मतलब यहाँ पर बात हो रही है दीवानी राइट्स की, यानी कि टैक्स कलेक्शन की। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो जो दीवानी राइट्स यानी दीवानी मिली, दीवानी का मतलब यहाँ पर है पैसे जो मिले, टैक्स से जो पैसे मिले कंपनी को, कहाँ से, जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था पूरे बंगाल से, उससे कंपनी बहुत सारे खर्चे करती है अपने खुद के। दिस सोल्ड अ मेजर प्रॉब्लम डैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। ठीक है, तो जो कंपनी की एक प्रॉब्लम चल रही थी बहुत समय से, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या थी जो कंपनी की सॉल्व हो गई, जब उन्हें दीवानी राइट मिले, यानी कि जब उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिला, तब उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या थी, तो ये प्रॉब्लम थी 18वीं सेंचुरी में, जब जैसे जैसे कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा होता है, जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ रहा होता है, तो क्या होता है, इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो देखो उस टाइम पर मनी नहीं हुआ करती थी, करेंसी नहीं होती थी, ठीक है। उस टाइम पर अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम होता है, यानी सोने या सिल्वर के कॉइन्स आपको देने होंगे, तभी आपको कुछ सामान मिल पाएगा। तो ब्रिटेन भी ऐसे ही करता था, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या करते थे, सोने के कॉइन्स लेके आते थे इंडिया में, और वहाँ से सोने के कॉइन देते थे और फिर सामान खरीदते थे इंडिया से। तो जब उनके पास ये टैक्स कलेक्शन का, जब उन्हें वो टैक्स कलेक्ट करने लग गए बंगाल से, तो जो ये सिल्वर वो खरीद के लेके आते थे, मतलब सिल्वर से जो ये सामान खरीदा करते थे, देखो सिल्वर कहाँ से लाना पड़ेगा इन्हें, ब्रिटेन से, अपने अपने देश से। यानी जैसे तुम अगर कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो तुम्हें पैसे चाहिए, उसी तरीके से ब्रिटेन को जब दूसरा यानी इंडिया से कोई सामान खरीदना होता था, तो वो क्या चाहिए था, उन्हें गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स चाहिए होते थे। तो वो कहाँ से लाते थे, ब्रिटेन से लेके आते थे वो। तो ब्रिटेन, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा सिल्वर और जो गोल्ड था वो खजाना खाली होता जा रहा था, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। क्योंकि देखो, या तो बार्टर सिस्टम में एक ऐसा होता है, या तो तुम उनको सामान दे दो और दूसरा सामान खरीद लो, या फिर तुम्हारे पास सिल्वर के या गोल्ड के कॉइन होने चाहिए, वो दो तुम उन्हें और फिर तुम्हें वो सामान देंगे। तो उनके पास क्योंकि स्टार्टिंग में सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, मतलब कोई सामान नहीं था जो इंडिया में बेच सकें वो, तो वो कैसे खरीदते थे सामान, गोल्ड या सिल्वर कॉइन से ही, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो जो सोना ब्रिटेन से आया करता था सामान खरीदने के लिए, अब वो धीरे 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 करके कम हो जाता है। कम कैसे होता है, जब जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी वो जीत जाते हैं इंडिया, ये ब्रिटेन वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो ये इनके पास और भी सारी जमींदारी राइट्स आने लग जाते हैं, यानी कि इंडिया से टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, यानी इंडिया से वो पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो अब उन्हें अपने देश से गोल्ड कॉइन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एग्जम्पशन ऑफ दीवानी। जैसे ही वो दीवानी राइट उन्हें मिल जाते हैं, वो पूरी तरीके से गोल्ड कॉइन्स ब्रिटेन से मंगाना बंद कर देते हैं, और अब वो किस पे निर्भर रहेंगे, इंडिया के पैसों पे। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। और जो टैक्स इंडिया से वो कलेक्ट करेंगे, उसी का यूज़ करके वो अब इंडिया में खर्च करेंगे और वहाँ से सामान खरीद के अपने देश में भेजेंगे और वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज गुड कॉटन्स सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे बंगाल से, उससे वो क्या खरीदते थे, कॉटन और सिल्क का कपड़ा खरीदा करते थे इंडिया से। एंड मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और जो अपनी आर्मी थी उसको वो मेंटेन किया करते थे, यानी उनकी सैलरी कहाँ से दिया करते थे, इंडिया के पैसों से, जो वो टैक्स कलेक्शन में बंगाल से ले रहे थे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कोलकाता। और जितना भी खर्चा वो करते थे, जैसे कि बिल्डिंग बनाने का, ठीक है, ऑफिसेस बनाने का, उनको मेंटेन करने का, वो सारा अब कहाँ से करने लग गए, वो इंडिया से जो पैसा वो टैक्स कलेक्शन में लेते थे। और ये किस वजह से हो रहा था, क्योंकि उन्हें दीवानी राइट मिल गए थे, यानी टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार उन्हें मिल गया था। ये किसने दिया था, मुगल एम्परर ने। अब एक क्वेश्चन है
व्हेन कंपनी अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस, तो कब इन्हें दीवान बनाया गया था? 1765 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, ठीक है। अब ये नवाब से नवाब की जो जर्नी है कि अभी दीवान बने हैं लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास दीवानी राइट्स आ चुके थे, लेकिन अब वो नवाब यानी कि अब वो नवाब बनने की, देखो नवाब क्यों बोला गया है इसे, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते थे वो नवाब को ऐसे बोलते थे, नवाब, ठीक है। तो कंपनी ऑफिशियल्स को भी नवाब बोला गया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी हम समझेंगे। तो व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, नवाब बनने का मतलब क्या होता है? अगर आप नवाब बन जाते हो किसी भी एक प्रोविंस के, तो इसका मतलब क्या होता है? इट मींट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। तो उनके पास क्या आ जाती है? जब भी आप नवाब बन जाते हो, यानी कि कोई भी अगर नवाब बन रहा है किसी भी प्रोविंस का, तो उसके पास ज़्यादा पावर आएगी और ज़्यादा अथॉरिटी आएगी, वो ज़्यादा काम कर सकता है। But it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like nababs. देखो इसका जब तुम आंसर लिखोगे ना, जो ये क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, तो इसका आंसर तुम्हें सिर्फ इतना यहाँ तक ही लिखना है, अथॉरिटी तक, ठीक है। आगे क्या तो मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या होता है इसमें। बट इट आल्सो मीन्ट समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब। जैसे जैसे नवाब, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही नवाब बनाना की प्रोसेस चल रही थी, तो हर एक कंपनी का जो भी सर्वेंट हुआ करता था, जो भी कंपनी के लिए काम किया करता था, वो सब चाहने लगे कि हमें भी नवाब बना दिया जाए। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वॉज सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी वो जीत जाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक दबदबा रहता है कि हमने वॉर जीती है। तो अब वो क्या करते हैं, उनको बहुत वो उन्हें जो नवाब हुआ करते थे, यानी कि मीर जाफ़र थे जो उस टाइम पर, उन्हें ज़्यादा ज़मीन, यानी कि बहुत सारी ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी, और बहुत सारा पैसा गिफ्ट के फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को देना होता था। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। और रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पर गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के। रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत पैसा कमाया इस टाइम पर। देखो रॉबर्ट क्लाइव की बात समझते हैं हम। ही हैड केम टू मद्रास, वो मद्रास आए थे। मद्रास यानी कि आज की डेट में चेन्नई, और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु की कैपिटल इज चेन्नई। तो जो मद्रास है वो सबसे जब वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन से यहाँ पर आए, यानी कि इंग्लैंड से वो यहाँ पर आए। सबसे पहले उन्हें कहाँ पर पोस्ट किया गया? उन्हें पोस्ट किया गया था मद्रास में। वो एक सोल्जर की तरीके से आते हैं, 18 साल के आए थे वो। 1743 में इंडिया आए थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बैटल ऑफ प्लासी जीती थी, याद करो, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव की स्टोरी समझ रहे हैं कि वो कैसे नवाब बनते हैं, ठीक है, और कैसे वो पैसा कमाते हैं। तो वो 18 साल के थे जब वो इंडिया आए, और सबसे पहले वो कहाँ पोस्टेड थे? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पर? तमिलनाडु, मद्रास में। एट द एज ऑफ 18, 1743 में वो इंडिया आते हैं। व्हेन इन 1767 में वो वापस चले जाते हैं, इंडिया छोड़ देते हैं और वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। उनके पास उस टाइम पर 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग है। 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मतलब 4 लाख को आप 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ लो कि 4 करोड़ के करीब उनके पास पैसा होता है, 4 करोड़ के करीब, ठीक है। तो आज की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आज से कम भी 250 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1767 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे 4 करोड़ रुपए होना बहुत बड़ी बात थी। तो उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल कब बनाया गया था? 1764 में, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. देखो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग कि जब वो गवर्नर कब बने? वो बने थे 1764 में, और जब 1767 में 3 साल के बाद जब वो इंग्लैंड गए तो इतना सारा पैसा लेके गए वो। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके ऊपर केस, एक्चुअली उन्हें अपॉइंट किया गया था, जब गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, उन्हें अपॉइंट किया गया था ताकि वो करप्शन मिटाएं। लेकिन 1767 में जब वो वापस
1772 में उनके ऊपर एक केस चलता है, ठीक है, करप्शन का केस उनके ऊपर खुद पे चलता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा पाया जाता है। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, ठीक है। तो उन्हें बरी तो कर दिया जाता है, लेकिन 1774 में वो, क्योंकि उन पे बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें करप्ट मानते हैं, तो इस वजह से वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं 1774 में। तो देखो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, वो बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764। तो आंसर है तुम्हारा, कौन बने थे 1764 में गवर्नर ऑफ बंगाल? तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अभी तक हम नवाब्स की बात कर रहे थे, तो उनकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन एक्चुअली में नवाब्स की होती क्या है। देखो, हाउ एवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। तो सारे लोग जो हैं, कंपनी के सारे ऑफिसर्स जो है क्लाइव की तरह करप्ट नहीं थे, सबने इतना पैसा नहीं कमाया। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू द डिजीज एंड अ वॉर। बहुत सारे लोग, तो जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो तो या तो बीमारी से मर गए थे यहाँ पर, या फिर लड़ाई जो बैटल हुई थी दो, उनमें मर जाते हैं। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। और सारे ही जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो सारे करप्ट नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर, बहुत सारे लोग अच्छे भी थे, ऑनेस्ट भी थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया एंड रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। बहुत सारे लोग थे जो कि हम्बल बैकग्राउंड से आया करते थे, और उनकी बस एक डिज़ायर होती थी कि वो यहाँ इंडिया से, क्योंकि वो फॉरेन में रह रहे हैं, तो वो यहाँ से पैसा कमाएं और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ ब्रिटेन में जाके जिएं। तो जो ये लोग ऐसे लोग हुआ करते थे जो यहाँ पर से इंडिया से पैसा कमा के जाके और ब्रिटेन में एक अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, उन्हें कहा जाता था नवाब्स। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches। जो लोग यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के गए, ठीक है, वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स। फ्लैशी लाइफ्स का मतलब होता है बहुत ही एक रौनक वाली लाइफ, एक अमीरों वाली लाइफ, और वो बहुत अमीर हो जाते थे यहाँ से इंडिया से वापस जाके। उन लोगों को क्या कहा गया है? नवाब्स। दे वर कॉल्ड नवाब्स। एन इंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब। नवाब का ही एक इंग्लिशाइज यानी कि इंग्लिश फॉर्म है नवाब्स, याद रखना। मतलब देखो, जैसे नवाब हुआ करते थे ना इंडिया में, शान शौकत, एक मतलब राजा वाली फीलिंग, तो इस तरीके के लोग जो कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, कंपनी के ऑफिसर्स होते थे, वो लोग जो जिन्होंने यहाँ से पैसा कमाया और ब्रिटेन में जाके रहे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? नवाब्स। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons, ठीक है। तो क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से बहुत करप्शन का पैसा कमाया था, बहुत अमीर हो गए थे, तो इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था ब्रिटेन में, ठीक है, कार्टून्स बना के या प्लेज में। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। देखो 1757 से लेके 1857 तक कंपनी ने बहुत एनेक्सेशन करके, यानी कि राज्य जीत कर अपनी जो रूल है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। 1757 से लेके 1857 तक की बात कर रहे हैं हम लोग। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और फिर 1857 में एक बैटल होती है, तो रिवॉल्ट एट 1857, ठीक है। तो फर्स्ट रिवॉल्ट होता है उसे, और उसे सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है 1857 वाले को। तो उस टाइम तक कंपनी क्या करती है, बहुत सारी जगहों पर एनेक्सेशन करती है। एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कब्जा कर लेती है कुछ राज्यों पर। हाउ कंपनी एक्सपेंडेड देयर रूल बिटवीन 1757 टू 1857। तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी कंपनी अपनाती है 1757 से लेकर 1857 तक, उसको समझते हैं। The process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857 were as follows। क्या क्या है क्वेश्चन, तुम्हें ये नोट कर लेना है, ठीक है। ये कंपनी का एक्सपेंशन के रूल्स हैं कि किस तरीके का एक पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो पहला क्या है? द कंपनी रियली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक और ऑन एन अननोन टेरिटरी। तो कंपनी कभी भी किसी पर भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती थी, याद रख लेना, ठीक है। वो डायरेक्टली किसी पर भी अटैक नहीं करते थे। इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल
इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। तो अगर किसी को भी उसको अपने कब्जे में लेना होता था, ठीक है, तो उसको एनेक्स करना होता था, तो वो क्या करती थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ किया करती थी, यानी संधियाँ करके। पॉलिटिकल कैसे, मतलब हाथ मिला के किसी उस राजा से कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तुम हमारी हेल्प करो, इस तरीके से पॉलिटिकल एक मेथड यूज़ करते थे। इकोनॉमिकल मेथड यूज़ करते थे पैसे दे के, ठीक है, कि आप हमारी हेल्प करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इस तरीके से। या डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ करते थे किसी दूसरी तरीके से कि आप हमारे साथ अगर आप ये करोगे हमारे लिए तो हम ये करेंगे, इस तरीके से डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ किया करते थे किसी भी राज्य को अपने अंडर लाने के लिए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगिन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो 1764 के बाद क्या किया कंपनी ने, रेजिडेंट्स को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रेजिडेंट्स कौन हुआ करते थे, दे वर द पॉलिटिकल और द कमर्शियल एजेंट्स। वो एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, यानी कि जैसे राजदूत की तरीके से वो हुआ करते थे, कहाँ पर, किसी भी राज्य में। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और उनका काम क्या होता था, कंपनी के लिए काम करना, मतलब उस राज्य में वो रहा करते थे जिस राज्य के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता था। एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे एक एम्बेसडर होता है ना, एक ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि किसी एक स्टेट में जाके रहेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट। तो कंपनी क्या करती थी, हर एक स्टेट में जहाँ पर भी उसे लगता था कि मुझे यहाँ पर दोस्ती बढ़ानी है या संधि करनी है या इसके साथ मिलना है, तो वहाँ पर अपना रेजिडेंट वो अपॉइंट कर देते थे, ठीक है। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो वो एक ऑफिसर हुआ करता था, मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हुआ करता था, और वो हर एक स्टेट के यानी जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें वो दखलंदाजी किया करता था। और वो कौन राजा बनेगा, कौन राजा नहीं बनेगा, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए किसी भी स्टेट की, उन सब में वो इंटरफेयर किया करता था, मतलब उन सब में भाग लिया करता था वो। They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in the administrative post. तो वो लोग जो ये रेजिडेंट्स हुआ करते थे, इनका काम क्या होता था, जो भी अब अगला राजा बनेगा उसके बारे में भी वो डील किया करते थे, यानी कौन राजा बनेगा उसके बारे में भी वो बातचीत किया करते थे, और वो कोशिश करते थे कि उन्हीं का राजा, वो अगला जो भी कोई राजा बने तो उन्हीं का राजा बने। और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कौन कौन रहेगा उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा यही डिसाइड किया करते थे, कौन, रेजिडेंट्स, जो अपॉइंट किए थे किसने, कंपनी ने। तो ये दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना तुम। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट, सब्सिडरी अलायंस। एक और स्ट्रेटेजी जो उन्होंने फॉलो की थी कंपनी ने, उसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, सहायक गठबंधन, ठीक है, यानी कि हम तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, इस तरीके की ये संधि हुआ करती थी, इसे कहा जाता है सहायक संधि, ठीक है। तो कंपनी, समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू द सब्सिडरी अलायंस। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन पे कंपनी ने जबरन सब्सिडरी अलायंस थोप दी थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, तो इस अलायंस में होता क्या था, मतलब किस तरीके की संधि थी। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। तो जिस भी राज्य पर सब्सिडरी अलायंस थोप दिया जाता था वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता था। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश पे कंपनी कहती है कि हम तुम्हारे साथ सब्सिडरी अलायंस करना चाहते हैं, तो अगर वो कंपनी मान जाती है कि हाँ चलो ठीक है हम सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं, तो अब जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेगी, अब उसे आर्मी कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी देगी उसे। समझ में आई बात। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर से आर्मी जाया करती थी, और वो बाहर की आर्मी किसकी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसके लिए उन्हें पैसे मिलते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स। तो जो ये फोर्स है, जो ये आर्मी है, आर्मी को क्या कहा गया है, फोर्स। तो जो ये आर्मी है जो कि उस राज्य की प्रोटेक्शन करेगी, वो किसकी होती थी, कंपनी की। और उसके लिए उन्हें क्या देना पड़ता था,
कंपनसेशन या पैसे पे करने पड़ते थे उसके लिए, ठीक है। दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। तो उनके लिए जो आर्मी प्रोवाइड की है उस राज्य के लिए, उसके लिए उन्हें किसको पैसे देने होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई इंडियन रूलर पैसे नहीं पे कर पाता है, देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो उनका जो राज्य है, राज्य का कुछ हिस्सा ज़मीन जो है वो किसको मिल जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उनका जो राज्य है वो धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच जाता था, अगर वो पैसे पे नहीं कर पाते थे। तो इनकी फ़ीस भी बहुत हाई हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स भी बताए मैंने यहाँ पर। देखो, पहला एग्जांपल है ये एग्जांपल है 1798-1805 के बीच का, ठीक है, यानी कि 1801 का। जो नवाब ऑफ अवध थे वाज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ द टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। तो उस टाइम पर गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। 1798 से लेके 1805 तक रहे थे। कौन रहे थे? रिचर्ड वेलेस्ली। जो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस किसके साथ किया हुआ था? नवाब ऑफ अवध के साथ। और क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाए थे, अपने पैसे नहीं पे कर पाए थे सब्सिडरी फोर्सेस के लिए, इसलिए उन्हें अपनी आधी ज़मीन जो है किसको देनी पड़ी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी थी। बिकॉज एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, वो क्या हो गया था? वो फेल कर गए थे सब्सिडरी फोर्स के पेमेंट नहीं कर पाए थे। और सेम इसी तरीके से हुआ था हैदराबाद में भी। हैदराबाद आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, उन्हें भी अपनी ज़मीन देनी पड़ी थी, क्योंकि वो भी सब्सिडरी फोर्स के लिए जो पेमेंट उन्हें करनी थी वो पेमेंट वो कर नहीं पाए थे, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये सारा टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हमने पढ़ लिया है सब्सिडरी अलायंस तक, ठीक है। तो ये सब्सिडरी अलायंस जो है 1798 के आसपास आता है। अब हम बात करेंगे मराठास के बारे में बात करने वाले हैं हम अगले उसमें, और हम बात करेंगे मैसूर के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का, वो वाज द गवर्नर जनरल बिटवीन 1798 टू 1805। तो कौन थे गवर्नर जनरल? तो रिचर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।